नमस्कार दोस्तों। आपको मेरे चेहरे पर हंसी नज़र आ रही होगी और ये हंसी इसलिए है कि राजनीति में किस चीज़ को लेकर कौन किस बात का बुरा मान जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, दीदी जैसा शब्द, इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? ये बड़ी एक सामान्य सी बात है। पश्चिम बंगाल में भाई को दादा और बहन को दीदी कहा जाता है। सौरव गांगुली सारी दुनिया के दादा हैं, जबकि हम लोग जहां उत्तर प्रदेश या नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं वहां दादा किसे को कहते हैं? ग्रैंडफादर को कहा जाता है। सौरव गांगुली को कभी इस बात पर ऐतराज़ नहीं हुआ कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या कुछ दूसरे खिलाड़ी हैं जो टीम के, वो दादा कह रहे हैं। यार मैं तो लड़का हूँ, मुझे दादा कह रहे हैं। वो जानते हैं कि वो बंगाली हैं और बंगाली में दादा बड़ी प्यार की भाषा है। अगर आप किसी को दादा बोलते हैं तो इट मीन्स आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, इसलिए आप उसको दादा कह रहे हैं। अब बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है कि ममता बनर्जी और उनकी टीम को इस बात पर ऐतराज़ हो गया है कि पश्चिम बंगाल के कार्यक्रमों में जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और भाषण की शुरुआत में कहते हैं दीदी ओ दीदी, तो इस बात पर लेकर टीएमसी के नेताओं को ऐतराज़ हो गया है। और टीएमसी की जो महिला नेता हैं उन्हें ममता बनर्जी ने आगे किया है, खुद नहीं बोली हैं, उन्होंने उन्हें आगे किया है कि जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और आप ये कहो कि नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को दीदी ना कहा करें। अजीब बात है, इसमें क्या अपमानजनक है? ममता दीदी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो आज अमित शाह के पैर छू रहे हैं, कल तक जब ममता बनर्जी के पैर छुआ करते थे तो किसी को ऐतराज़ नहीं था, ममता को दीदी कहा करते तो किसी को ऐतराज़ नहीं था। आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए तो उन्हें इस बार पर ऐतराज़ हो रहा है कि बीजेपी वाले मुझे दीदी क्यों कह रहे हैं। स्ट्रेंज थिंग। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। देखिए, टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है दीदी कहना, और राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा और मेदिनीपुर से तृणमूल की उम्मीदवार और अभिनेत्री जून मालिया, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन के शुरू में आपको कहा था दीदी ओ दीदी। आपने ये सुना होगा, रेडियो पर, टीवी पर खूब बज रही आवाज़। अभी इसे स्वीकार करिए, हुगली के लोगों की आवाज़ सुनिए दीदी, ये उन्होंने कहा था अपने संबोधन के शुरुआत में। और इसी बात पर सबको नाराज़ हो गया है, सब नाराज़ हो गए हैं। तृणमूल की तरफ से कहा गया है कि जिस अंदाज से प्रधानमंत्री ने बात की, ये महिलाओं का असम्मान है। कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी ये वीडियो कई बार प्ले करके देखा, भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि कैसे असम्मान है। और इसके अलावा तृणमूल नेता अनन्या चक्रवर्ती ने पीएम की व्यक्तिगत लाइफ और उनकी पत्नी को लेकर भी हमला बोल दिया और कहा कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। देखा जाए तो इस चुनावी दौर में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में कुछ बातें कही कि वो अपनी प्रधानमंत्री अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, वो अलग रहती हैं, कुछ इस तरह की बातें कही जो एकदम भी उचित नहीं है। इसके अलावा जब इन लोगों ने ये बातें कही तो बीजेपी की महिला मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और फैशन डिज़ाइनर रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अग्निमित्रा पॉल, जो कि चुनाव भी लड़ रही हैं आसनसोल से, उन्होंने कहा है कि दीदी कहना किसी का असम्मान है। यह तो तृणमूल की महिला नेताओं की अलग ही राय है। 10 वर्षों में जो महिलाओं पर अन्याय हुआ है उससे अब वे लोग इतने घबरा गए हैं कि पीएम यदि दीदी कह रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति है। ममता बनर्जी जब पीएम को तुम और तड़ाक कहती हैं और तू कह के बात करती हैं, गाली देती हैं, तो यह जायज़ हो जाता है। उस पर महिला तृणमूल कोई बात नहीं कहती है और अब उन्हें दिक्कत हो रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे ये बात तो अग्निमित्रा पॉल ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जेपी नड्डा को नड्डा फड्डा पता नहीं क्या क्या कहा था ममता बनर्जी ने। और अब मैं भी भाई मुझे भी डर लग रहा है कि मैं ममता दीदी कहूँ उन्हें या ममता बनर्जी कहूँ। मेरे से तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो ममता दीदी ही कहना चाहता हूँ, लेकिन कहते हुए डर लग रहा है कहीं वो कल ये ना कहने लगें कि लीजिए पत्रकार भी अब मुझे ममता दीदी नहीं कह सकते। बहरहाल, ममता बनर्जी की बौखलाहट का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत की थी
कि नंदीग्राम के इलाके में जहाँ पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है और कई इन्होंने लंबी चौड़ी शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी थी। उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया है और 6 पन्नों में दिया है। और 6 पन्नों में जब उन्होंने जवाब दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी की शिकायत तथ्यों से परे है। ममता बनर्जी खुद एक बूथ में रही लगभग 2-3 घंटे तक, वहीं पर टेलीफोन से मोबाइल से बात करती रही। उन्होंने राज्यपाल को फ़ोन किया वहीं से और लगभग काफ़ी देर तक बूथ के अंदर मौजूद रही, जो कि खुद में ही आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं का उल्लंघन है। बात बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि मतदाताओं को इम्प्रेस करने के लिए बूथ के अंदर नहीं जा सकता, बूथ में नहीं रह सकता। बूथ के पास जाने की उनकी एक सीमा है, वो केवल वहीं तक जा सकते हैं, उसके बाद उन्हें वापस लौटना होता है। बूथ के अंदर केवल पार्टी के एजेंट ही रह सकते हैं, जो दोनों पार्टियों की तरफ से नियुक्त थे। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर बूथ में जो पोलिंग बूथ था यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में, वहाँ पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वहाँ झड़प हुई थी। और इसके बाद ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गई थी और पूरी वोटिंग के दौरान ये कहा गया है, सीसीटीवी की फुटेज का हवाला दिया है आयोग ने और कहा है कि पूरी वोटिंग के दौरान बीजेपी, सीपीएम और एक निर्दलीय कैंडिडेट के एजेंट बूथ के अंदर थे। ड्यूटी पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ना तो बूथ के अंदर गए और ना ही किसी अन्य मतदाताओं को जाने से रोका। नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर जब झगड़ा हुआ तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कथित रूप से 2 घंटे तक बूथ के अंदर फंसी रही थी। क्या ये संभव है? चीफ मिनिस्टर किसी राज्य की बूथ के अंदर फंसी रहे, ये कोई संभव ये कहने की बात है? ममता बनर्जी अपनी रजामंदी से व्हील चेयर पर वहाँ थी और ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ और मुझे निकालिए। गवर्नर को फ़ोन कर दिया था, पता नहीं कहाँ फ़ोन कर दिया था। चुनाव आयोग ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है इस पर। उन्होंने कहा है कि यह गहरे खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स और कैंडिडेट ने मीडिया नैरेटिव के जरिए मतदाताओं को कई घंटे तक गुमराह किया। यह सब उस वक्त हुआ जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, इससे बुरा आचरण नहीं हो सकता था। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में ये कहा है कि जब आप वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और ये है कि आपको केवल वहाँ दूर से ही निकल जाना है, तो आप अंदर क्या कर रही थी? अंदर क्यों बैठे रहे आप? और कैंडिडेट का अंदर मौजूद रहना मतदाताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव है कि आप मुझे वोट कीजिए, दूसरे को वोट मत कीजिए। इस तरीके से तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई इसमें हो भी सकती है। बहरहाल इस बात को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है। अलबत्ता ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अब दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री के कहने पर ऐतराज़ हो रहा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से कितना खुंदक खा गई हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जय श्री राम का नारा लगता है तो उन्हें नरेंद्र मोदी में खामियां नज़र आती हैं। प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, उसमें मुख्यमंत्री को मौजूद रहना है, वहाँ उन पर रुकना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण देने से पहले ही वो चली जाती हैं। प्रधानमंत्री की शक्ल देखना वो पसंद नहीं कर रही हैं। प्रधानमंत्री अगर किसानों के सम्मान निधि की योजना चलाते हैं तो उसको लागू नहीं करती हैं। अम्फान का तूफान आया, उसके लिए पैसा भेजा गया, उसे वो लागू नहीं करती हैं। कोरोना के जो काल की गाइडलाइंस हैं उन्हें वो फॉलो नहीं कर रही हैं क्योंकि वो मोदी ने बनाई हैं। तो ममता को अब प्रॉब्लम क्या है? दीदी तो अब कहा नहीं जाएगा, दीदी को तो कहते हुए डर लग रहा है। तो ममता को अब प्रॉब्लम क्या है नरेंद्र मोदी से? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर उनकी दुखती रग पर हाथ रखा है। मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई केंद्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, यहाँ पर आपकी दीदी मुख्यमंत्री हैं, बीच में प्रधानमंत्री मुझे बना दो। तो उन्होंने तो बड़े सम्मान से लोगों से वोट मांगे थे। और आज ममता बनर्जी ये कहती घूम रही हैं कि आप कम्युनिस्टों को वोट ना दें, कांग्रेस को वोट ना दें क्योंकि बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए मुझे ही वोट दें। ममता बनर्जी जिस तरीके से इस चुनाव में कैंपेन कर रही हैं दोस्तों, और देखिए टांग हिलने लगी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी व्हील चेयर पर चल रही हैं। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं वो उनका नर्वसनेस शो कर रहा है और ये इंडिकेट दे रहा है कि वो अपनी ज़मीन धीरे धीरे वहाँ गंवा रही हैं। अगर इस बार वो नहीं हारती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार उनका पत्ता साफ होना तय है यहाँ से। और ये पिछले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो चुका है, जहाँ 42 में से वो लगभग 18 सीटें हारी थी और 2 सीटों पर बहुत थिन मार्जिन से उनके कैंडिडेट जीते थे 5-5 हज़ार वोटों से। तो अब उल्टी गिनती ममता बनर्जी की शुरू हो गई है
और मैं तो जहाँ भी लोगों से बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों से मैंने टेलीफोन पर भी बात की थी, आपको अपने वीडियोज़ में मैंने वो सारी बातें सुनवाई हैं। और वहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल का डाउनफॉल तो हुआ है, ऊपर कुछ नहीं गया है। जितनी भी इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई हैं, सारी की सारी कम्युनिस्टों के काल में लगी थी। ममता के काल में वहाँ से इंडस्ट्री गई ज़रूर है, आई नहीं है। तो अब ऐसे लगता है कि दीदी जाने वाली हैं। मुझे तो लगता है कि 1 अप्रैल को दीदी गई। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।